कि 2024 में जब ये हुआ था तो 10-12 दिन चला था, 10-12 दिन से ज्यादा चल नहीं पाया था, लेकिन इस बार बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है। तो क्या आपको ये लंबा किस्सा दिख रहा है? ट्रम्प कह भी रहे हैं कि हम आखिर तक करेंगे इसे। नहीं, अगर ट्रम्प के स्टेटमेंट पर जाएं कि ये काफी दिन चलेगा, इसका मतलब ऑलरेडी आप मान रहे हैं कि ईरान एक क्रेडिबल फोर्स है। आप उसे और मौका, आपको क्या लग रहा है वो 1000, 2000, 10,000, 12,000 जो भी मिसाइल, हजारों के तादाद में जो ड्रोन हैं, वो आपको क्या लग रहा है 1, 2, 3 दिन में खत्म हो जाएंगे? वो नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी निकल कर आता है कि एज फार एज यूएस इज कंसर्न, वो एक्नॉलेज करता है कि अगर एयर स्ट्राइक्स आगे काफ़ी दिनों तक चलती रहेगी, दैट मीन्स ये लड़ाई चलती रहेगी। और अगर ये लड़ाई चलती रहेगी तो इसमें सीधी बात है कि ईरान के पास वो ताकत है कि इस लड़ाई को बढ़ा ले। बट अपने आप में मैं मानता हूँ कि ईरान अल्टीमेटली इस वॉर को नहीं जीत सकता, ये बात मानी जा सकती है। लेकिन ये सोचना कि ईरान कोई डैमेज नहीं कर पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि ईरान वॉर के साथ सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आती है वो है, अगर किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में अगर चाइना और रशिया वाला फैक्टर ऐड हो जाता है, और वो ऐड इसलिए होगा कि जिस दिन ईरान को लगेगा कि वो तकलीफ में है, वो शायद नैरेटिव या कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड जा रहा है, आप देखेंगे वो अपना ट्रम्प कार्ड हॉर्मुज मिसाइल जो है वो उसको जरूर इस्तेमाल करेगा। और वहां से पूरी दुनिया में एक तरह की उथल पुथल होगी, क्योंकि ये वो मिसाइल है जो बिना फटे पूरी दुनिया को थ्रेटन करती है। पूरी दुनिया को थ्रेटन करने की बात हो रही है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी तेल अवीव पर हमले की पहली तस्वीरें आ गई है। तेल अवीव पर देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि मिसाइल्स दाग रहा है ईरान, और अब हमले की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस बीच आपको पता, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये देखिए बसेस खड़ी है पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यानी आयरन डोम या डेविड स्लिंग या एरो इसे वो नहीं कर पाए, इंटरसेप्ट नहीं कर पाए सर, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए ये जो तस्वीर है ये तो बता रही है कि बहुत तबाही हुई। अगर इसमें लोग होते, ये तो मेरे ख्याल से 5-6 बसेस हैं जो एकदम धुआं जलकर खाक हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं। एक आध बसेस हैं जो उस तरफ ठीक दिख रही है, लेकिन फायर सर्विसेज एक्टिव दिख रही हैं। सर ये क्या माने इसका? ये तो फिर तेल अवीव तक अगर ऐसे हो जा रहा है कि डेविड स्लिंग है इनके पास, आयरन डोम इतना बहुचर्चित है, एरो है, कुछ काम नहीं किया क्या? देखिए, जो सारा एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, बड़ा क्रेडिबल है। मैं पूरे नंबर देने को तैयार हूं उसमें। लेकिन उस एयर डिफेंस सिस्टम की दुनिया के सारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काबिलियत होती है, और वो काबिलियत की कोई ना कोई लिमिट तो होनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ 90% ग्रांट कर दीजिए, 95% ग्रांट कर दीजिए। दैट मीन्स अगर 100 मिसाइल इजराइल की तरफ आती हैं तो 95 मिसाइल को वो रोक पाएगा। 5 मिसाइल जो लगेंगी वहाँ ईरान जीतता है, क्योंकि ये बिल्कुल वो वाली बात है। आपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखे हैं, बहुत बड़ी फोर्स है, 2 आर्मी की तरह माना जा सकता है उनको। लेकिन वो जितनी बड़ी फोर्स है उतना बड़ा आपने एक टारगेट भी तो दिया है। आप अपने 100 जहाज, आप अपनी 100 मिसाइल, आप अपने 100 ड्रोन ईरान के ऊपर मार सकते हैं, मैं आपको ग्रांट करूंगा। लेकिन ईरान को सिर्फ एक मारना है जी, सक्सेसफुल अटैक उसका एक होना है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये एक जो मेरे हिसाब से कोई बस डिपो है जहां पर वो बम आकर गिरा है, क्योंकि वो एक तरह से ये समझ लीजिए कि सांकेतिक तौर पर ईरान एक कोई स्ट्रैटेजिक टारगेट नहीं ले रहा है, वो टारगेट्स ढूंढता है। लाइक हाइफा में उसने रिफाइनरी को टारगेट करने की कोशिश करी, उसने आपके बहरीन में नेवल बेस को करने की कोशिश करी, उसने कतार में आपका सबसे बड़ा जो एयर बेस है जो पिछले बार भी प्रॉब्लम में आया था। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें, ईरान का सक्सेस डिस्ट्रक्शन में नहीं है, उसके वो बॉम्ब वहां जाकर लैंड कर पाए, वो उसकी जीत मानी जाती है। एज फार एज आई एम कंसर्न, ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ ट्रेलर भी नहीं है, अभी तो असली ट्रेलर आना है। ये बड़े सांकेतिक आपने क्योंकि कतर का जिक्र किया, उससे और एक पहलू है समझने का। लेकिन जरा 5 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यूएस एयरबेसेस जहां जाए, इरबिल में, सऊदी अरब में, कुवैत में, दोहा में, कतर में, बहरीन में, सब जगह ये अटैक हुआ है। और कतर में जो आप जिक्र कर भी रहे थे कि पिछली बार हुआ था, पिछली बार कतर ने भी रिटेलिएट किया था और कहा था कि हमें हक है जवाब देने का। अब जब कतर और कहीं कुवैत, कहीं सऊदी अरब, कहीं सब अगर जवाब देने लग जाएंगे, नहीं, आप याद करिए, कतर ने बोला था कि हमारी सोवरेनिटी को आपने भंग किया है, हमें हक है कि हम इस पर रिटेलिएट करें। लेकिन वो रिटेलिएट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर बात आ गई कि ये सिर्फ
जो एयर बेस है हाँ। यूएस का उस पर हुआ है, वो उसकी जमीन पर है, अपने आप में वो एक अलग बात है। तो इसलिए आप देखेंगे, आप आज गिन रही हैं ना 5 या 6 और 7, अब आप एक काम कीजिए, मेरी एडवाइस लीजिए, वो अब गिनना शुरू करिए कहां कहां अटैक नहीं हुए, क्योंकि जहां अटैक नहीं हुए वो कम होंगे। अब आप देखेंगे ये अटैक बढ़ेंगे, ये हर उस जगह जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि हर घंटे ये विध्वंसक मोड पे जाने वाला है। और दीप्ति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। दीप्ति जी, कतर जो है बहुत मीडिएशन का काम करता है, लेकिन अभी कतर पर बड़ा ऐसा लग रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं, तो मीडिएशन कतर कराएगा, इस बार कौन कराएगा? क्योंकि यहाँ तो बात तय हो गई है कि अब तो चलेगा ये। देखिए, बिल्कुल कतर भी करा सकता है, जैसे शैलेंद्र सर ऑलरेडी कह रहे थे, अभी तक भी ये इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन में सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने यूएस नेवल बेसिस, जितने भी वहां पे बेसिस हैं, उसी को वो बार बार अटैक कर रहे हैं। जैसे सर भी कह रहे थे, तकरीबन 27 से 28 कंट्रीज जो हैं मिडिल ईस्ट की, गल्फ की, वहां पे यूएस का नेवल बेस है। तो अभी आप जो 5, 6, 7 ये गिन रहे हो, बात ये है कि वो सब पे अटैक करने बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जो दर्शकों को बताना जरूरी है। ईरान के बचाव में पाकिस्तान उतर आया है, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। हंसी भी आ रही है पढ़ते हुए। पाकिस्तान और ईरान के विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई। अभी पाकिस्तान क्या करेगा सर, मतलब क्या बोला जाए? इशाक डार ने अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की है, यूएस और इजराइल के हमले की निंदा की गई। अब देखिए दीप्ति जी भी मुस्कुरा रही हैं, पाकिस्तान आ गया। बताइए दीप्ति जी, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे इस पे और क्या कर सकते हैं? बताइए। देखिए, पाकिस्तान का आना बिल्कुल हम सबके लिए हैरत अंगेजी। सर सॉरी, आप बोलना चाह रहे थे? नहीं प्लीज बोलिए, वो आपको कह रहे हैं। आप दोनों मिलके हंसेंगे ना अभी थोड़ी देर में। पाकिस्तान का नाम आता है, पाकिस्तान का आना, बिल्कुल पाकिस्तान का आना अपने आप में बहुत हैरत अंगेजी की बात है, क्योंकि अभी पाकिस्तान खुद ही अफगानिस्तान के साथ उलझा हुआ है। लेकिन इस चीज को उस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान केवल और केवल अमेरिका के इशारे पे ही नाचता है। वो कुछ भी करने से पहले अमेरिका से अपनी परमिशन लेता है। बड़ा मतलब ऐसा इनका हिसाब कभी इधर, अभी गाजा पीस बोर्ड में चले गए थे, अब कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं। ये बताइए, इनको पैसा उधर से नहीं मिल रहा, इधर से मिलने की उम्मीद लग रही है क्या शैलेंद्र सर? नहीं, देखिए इसमें पैसे की बैटल नहीं है एक्चुअली। जब जैसे आप पाकिस्तान का और ईरान के साथ आने की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा फेमस गाना है ना कि वो मेरा पिया घर आया ओ राम जी। तो ये पिया जो है ये घर आने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि ईरान के साथ कुछ चीज़ बन सकती है। आपने अभी खुद ही कहा है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, पीस बोर्ड में आप ट्रंप के साथ हैं, तनख्वाह लेनी थी आपने, वो $10,000 अभी तो मांगे कतर गए थे 2 दिन पहले। मैं एक कर गिना ही रहा हूँ आपको। आप अगर इजराइल वाला देखें तो इजराइल इनका अन्नदाता होगा, वो जो पीस कीपिंग फोर्स वहां जाएगी उसके पैसे कौन देगा? वो भी इनको चाहिए। कतर से ये इन्होंने अभी पैसे मांगे हैं। पिछली बार इन्होंने कतर के साथ अफगानिस्तान की वो मध्यस्थता ली थी, इस बार इन्होंने बोल दिया नहीं सऊदी से लेंगे हम। ये वो कंट्री है, इसलिए ये बड़ा इररिलेवेंट सा कंट्री है। सिवाय इसके कि ईरान अगर ढूंढेगा पाकिस्तान में तो उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की डेटरेंस ढूंढ रहा है, और इसके अलावा कहीं कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ईरान को 100% नहीं मिलता है। पिछली बार अरे अभी जरा सा इनको